नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देहरादून में वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम किया गया, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वीर बाल दिवस हमें याद दिलाता है कि शौर्य और पराक्रम की कोई आयु नहीं होती। उन्होंने वीर साहिबजादे इतनी कम आयु में भी धर्म की रक्षा की और खुद को धर्म के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। सुनिए और क्या कुछ कहा सीएम ने। मैं सबसे पहले तो गुरु घर को प्रणाम करता हूँ और जो वीर बाल दिवस वास्तव में एक ऐसा दिन है जो हमको याद दिलाता है कि यदि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान, पराक्रम, बहादुरी हो तो उसके लिए कोई आयु नहीं होती है। इस आयु में भी उन्होंने धर्म की रक्षा की। गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने अपने को कुर्बान कर दिया, अपना बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक ये हमारे इतिहास के पन्नों में इसको हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाना चाहिए। उसको इतिहास से गायब रखा गया, इतिहास के पन्नों से अलग रखा गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर साहबजादों को दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार में जिस प्रकार का धर्म की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो बहादुरी दिखाई, जो बलिदान दिया, उसको आज इतिहास के पन्नों में ला दिया गया। देश और दुनिया के सामने लाकर सच में उनको सही सम्मान देने का काम किया है। और राज्य के अंदर हम आज के दिन पूरे सभी जनपदों में, सभी प्रमुख स्थानों पर आज वीर बाल दिवस के कार्यक्रम कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से हमारे आने वाले बच्चों को, कर्णधारों को, भविष्य के जो कर्णधार हैं उनको राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे, देशभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे, समाज के लिए, धर्म के लिए और संस्कार की रक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। सच्चे मार्ग पर और अच्छे मार्ग पर चलने का निश्चित रूप से साहबजादों के जीवन परिचय से उनको प्रेरणा मिलेगी। अंकिता भंडारी मामले ने उत्तराखंड की सियासत को गर्म कर दिया है। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मेरी पहचान हमेशा ईमानदारी, निष्ठा और चरित्र रही है। हाल ही में लगाए गए आरोपों से छवि धूमिल हुई है। दुष्यंत गौतम ने चेतावनी दी है कि मानहानि करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपको सादर नमस्कार। देवभूमि को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। उत्तराखंड के सभी नागरिकों का, बहन भाई सभी का नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बंधु, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। इन सब की जांच भी की जाएगी और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा।
उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ऐसे षड्यंत्र जो उस महिला हमारी बेटी के बार बार उसका नाम लेकर उसको अपमान करने का काम कर रहे हैं, मैं माँ बहन बेटियों के भी अपमान है। और मुझे लगता है मेरा भी चरित्र बनने का काम कर रहे हैं, उनको तैयार रहना चाहिए। जो मेरा मान गिराया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने वाला हूं। इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के एआई वीडियो को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जापेंद्र सिंह ने इसे कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी खींचतान बताया और कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं और उन्हें पार्टी से दरकिनार करने की साजिश जारी है, जिसको लेकर उनके विरोधी इस कृत्य को कर बीजेपी पर लगाने का काम कर रहे हैं। यही मांग कर, क्योंकि हरीश रावत जी कांग्रेस का एक बड़ा और एकमात्र स्तंभ हैं और ये कांग्रेस की अंदरूनी खींचातान और उन्हें दरकिनार करने की साजिश को साकार करते हुए जिस तरह से भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए उनके विरोधियों ने ये काम किया है, निश्चित तौर पर इसकी निष्पक्ष जांच हो रही है और जो इसके लिए जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा माननीय हरीश रावत जी से निवेदन है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप न लगाएं। भारतीय जनता पार्टी आपकी पीड़ा के साथ है, ये आपके अंदरूनी खींचतान और जो आपको दरकिनार करने की साजिश का आप शिकार हुए हैं, कृपया उधर भी नजर घुमाएं और देखें कि कौन कौन लोग हैं जो आपको उत्तराखंड की राजनीति से बाहर करने पर कांग्रेस के अंदर ही तुले हुए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एआई वीडियो को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वीडियो के बाद एफआईआर और पत्र विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने हरीश रावत पर पलटवार किया और कहा कि शासनादेश फाड़ने से सच्चाई नहीं बदलती। ये 2017 से निरंतर इस चिट्ठी को बांट रहे हैं। अच्छा। लेकिन 2017 से अभी तक कोई गलत नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाए। आप इस तरीके की चिट्ठी कभी भी किसी से भी लिखवा सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर घोषित करता हूँ और ये पूरे के देश में डालने लायक भाजपा मानने से मना कर रही है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना ये चाहती हूँ कि ये जो शैलेश भगोली जी का पत्र है 2016 29 दिसंबर का, अब आप मुझे ये बताइए कि 29 दिसंबर 2016 को एक पत्र जारी होता है, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? क्या कोई भी सचिव बिना मुख्यमंत्री जी की जानकारी के कोई पत्र जारी कर सकता है क्या? और जब आपने कोई चीज कही है तो आज आप उनसे पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। पत्र फाड़ करके आप उस शासनादेश का पत्र फाड़ करके अपने पाप को धो नहीं सकते। जो पाप आपने किए हैं, मुझे लगता है कि उनके बदले आपको कुछ तो मिलेगा। और जो चीज आप आज एक वीडियो को लेकर के, एआई को लेकर के इतना हा हुल्ला मचा रहे हैं, इतनी तिरमिलाहट आपके अंदर है, इतनी बौखलाहट आपके अंदर है, क्यों भाई? वीडियो तो पहले भी जारी हुई है, आपके खिलाफ पहले भी आपने रोजा अफ्तारी करवाई है, टोपियां पहनी है, तब आपको कोई ऐतराज नहीं हुआ। जब आप जुम्मे की छुट्टी देने की बात करते हैं तब आपको कोई ऐतराज नहीं हुआ। जब आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं तब आपको कोई ऐतराज नहीं हुआ। वो अकील अहमद आज भी जिंदा है, जिन्होंने अपनी 22 मांगे माने मुख्यमंत्री तत्कालीन हरीश रावत जी के सामने रखी और उसमें से 2 मांगे ये भी थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। और उस वक्त इन्होंने जोर जोर से कहा था कि हाँ, हम तुम्हारी सारी मांगे मानते हैं, उसमें चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जुम्मे की नमाज हो, चाहे और मदरसे टाइप के हो। तो आज आप अगर मुकदमा करना है तो आप अकील अहमद जी के ऊपर कीजिए ना। आप अगर मुकदमे की बात कर रहे हैं तो उससे कोई डर नहीं है हमें, लेकिन आप राजनीतिक स्टंट रचने का काम कर रहे हैं। आप एक अपनी भूमिका को तैयार कर रहे हैं कि आपका हाईकमान कांग्रेस का, जिन्होंने आपको कोई ओहदा नहीं दिया, जिन्होंने कोई पद नहीं दिया, आज आप उन पर दबाव बना रहे हैं इस तरह की राजनीति करके कि भाई मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है 2027 के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक तिलमिलाहट, एक उनके अंदर की जो पीड़ा है वो झलक कर आ रही है।
तो आज जो उनका ये राजनीतिक स्टंट है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जनता के मुद्दे उनके पास नहीं है, जनता के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। ना तो उनकी नीति बहुत अच्छी है, ना उनकी सोच बहुत अच्छी है, और मानसिकता का तो आप कहना ही क्या। आज उन लोगों से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया जिनको वर्षों वर्षों तक उन्होंने वोट बैंक बना के रखा। आज माइनॉरिटी का हमारा एक एक व्यक्ति सोच रहा होगा कि जिनको हमने आंख बंद करके वोट देने का काम किया, आज वो हमारी टोपी से ऐतराज कर रही है कांग्रेस, आज वो जुम्मे की नमाज से ऐतराज कर रही है, आज वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ऐतराज कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज हमारा अल्पसंख्यक समाज भी सोच रहा होगा, दुख में होगा, क्योंकि उसकी भावनाएं तो आहत हुई हैं कि जिनको वर्षों वर्षों तक आपने कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आज आपने उनसे पल्ला झाड़ लिया। तो जाहिर सी बात है कि आज उनका केवल और केवल राजनीतिक स्टंट है। और आप पर्चे कितने भी फाड़ लो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सचिवालय में आज भी ये गजट नोटिफिकेशन रखा होगा, जांच कर सकते हैं जाकर। सूबे की सियासत में रमजान छुट्टी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले जारी शासन आदेश को लेकर बीजेपी ने हरीश रावत पर तुष्टीकरण का आरोप दोहराया। तो वहीं पत्रकारों के सवाल पर हरीश रावत ने दस्तावेज को बीजेपी की साजिश बताते हुए फाड़ दिया, जिस पर सियासी कहासुनी तेज हो गई है। 2017 से निरंतर इस चिट्ठी को बांट रहे हैं, लेकिन 2017 से अभी तक कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाए। आप इस तरीके की चिट्ठी कभी भी किसी से भी लिखवा सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर घोषित करता हूँ। और ये पूरे के देश में डालने लायक 2017 विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत का एक शासनादेश भाजपा अभी जारी कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने एक शासनादेश उस समय जारी किया था जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग थी, और साथ उसमें रमजान के महीने में विशेष संप्रदाय को 1.5 घंटे की छुट्टी देने की बात कही गई थी, यानी कि वो उनको 1.5 घंटे की छुट्टी दी जाएगी। वही बात को लेकर के 2017 में भी भाजपा चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसको देखते हुए 2017 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2022 में भी भाजपा ने इसे भुलाने का काम किया था, और वहीं 2027 भी विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर भाजपा द्वारा इस शासनादेश को जारी कर रही है, जिसमें शैलेश बघेली के हस्ताक्षर है, और शैलेश बघेली उस समय प्रभारी सचिव भी थे। नहीं, इसी को देखते हुए हरीश रावत की प्रतिक्रिया की यदि बात करें तो कल हरीश रावत ने AI जनरेटेड वीडियो को लेकर के भाजपा के कार्यालय पर कूच किया था, और वहां पर जब उनसे पत्रकारों ने यह प्रश्न किया इस मुद्दे को लेकर कि क्या उन्होंने ऐसा कोई शासनादेश जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रमजान के महीने में मुस्लिमों को 1.5 घंटे की छुट्टी यानी 90 मिनट की छुट्टी दी जाएगी, ताकि वो अपना रोजा रख वो अपना प्रेयर उस समय प्रार्थना कर सके। तो हरीश रावत ने उस शासनादेश को वहीं पर मीडिया के सामने फाड़ते हुए कहा कि ऐसा कोई भी शासनादेश उन्होंने जारी नहीं किया था, और यह भाजपा के द्वारा AI जनरेटेड यह शासनादेश है। हालांकि इसकी यदि बात करें तो इसमें शैलेश बघेली के हस्ताक्षर भी दिए जा रहे हैं। इसकी पुष्टि तो अभी तक हो नहीं पाई है कि यह AI जनरेटेड है या हरीश रावत के शासनादेश में उस समय जारी किया गया था। हालांकि हरीश रावत को इसका खामियाजा यानी कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। 2017 में कांग्रेस को करारी हार मिली थी, 2022 में भी इसको लेकर के भी कांग्रेस को इसका दंश कांग्रेस को झेलना पड़ा, और 2027 में अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, करीब 1 साल का ही समय सीमा बचा है। अब देखना यह है कि भाजपा इस प्रकार से यह शासनादेश को जारी होने के बाद इस आदेश को दिखा करके क्या करती है, और कितना इस शासनादेश के माध्यम से लोगों को भाजपा आकर्षित कर पाएगी। कैमरा पर्सन अमित भट्ट के साथ मैं यशराज आलम, जनता टीवी, देहरादून। हल्द्वानी में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की राजनीति फिर से गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी पूर्व विधायक की कथित पत्नी उर्मिला के बयान से विवाद बढ़ गया है, जिस पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने संयमित रुख अपनाते हुए कहा, लोग तो कहेंगे कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने मीडिया ट्रायल से बचने की अपील की और संवेदनशील मामले में किसी भी टिप्पणी से परहेज किया। मतलब कौन है ये गट्टू दरअसल, और ये क्या मतलब राजनीति में इस तरीके के चरित्र क्या कहीं से भी इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? हम सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप भी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रहे। देखिए, मुझे तो प्रकरण का पूरा मालूम नहीं है,
अभी लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन मैं इस पर बोलना उचित भी नहीं समझता हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जहाँ पर अगर कोई गलती होती है, कोई किसी का होता है, कानून अपना काम करता है, कानून है उसके लिए। तो पॉलिटिकल वार करना, ये करना मैं न तो करता हूँ किसी पर, न मैं इसको अच्छा मानता हूँ। जहाँ पर जो बात है, सब चीजें होती रहती हैं। मुझे इस मामले की जानकारी पूरी तरह से नहीं है। अंकिता भंडारी की माताजी का कहना है कि जब से ये नाम सामने आया, उनको उम्मीद है कि अब न्याय होगा। गट्टू का जब नाम जिस तरीके से न्याय, गट्टू को बात करो, गट्टू भी एक नाम सामने आ रहा है। अंकिता भंडारी की माँ का कहना है कि मुझे इंसाफ की उम्मीद है, सरकार से मांग करेंगी, इस मामले में सरकार पहल करेगी। ऐसा है कि सारी चीजों के लिए कानून की व्यवस्था है। हम कानून से ऊपर न मैं हूं, न आप हैं, न कोई है। किसी को किसी का चरित्र हनन करने की इजाज़त नहीं है। और जहाँ तक बिटिया भंडारी का बात आया है, हम सब दुखी हैं। वो हमारी भी बेटी है, मैं खुद आहत होता हूँ, मेरी बेटियाँ भी तो हैं। जो हुआ गलत हुआ, किसने किया, क्या किया, वो तो कानून कर रहा है। कानून ने देखा है, उसका मुकदमा चला है, सारी चीज़ें जानते हैं। उसमें अगर मैं कुछ बोलूँगा, पेशे से लॉयर हूँ, पहले ही अगर बोल दूँगा तो वो मेरी दखल अंदाजी होगी कानून के अंदर। तो मैं मीडिया ट्रायल नहीं कराना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो मेरा सबसे प्रार्थना है, वो हमारी बेटी है, हम सब आहत हैं उससे। जो हुआ बुरा हुआ, कानून जो करेगा वो ठीक करेगा, हमको विश्वास होना। देहरादून में जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल लैंसडाउन चौक के पास रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाला बाजार अब आईएसबीटी के समीप मेट्रो रेल लिमिटेड की भूमि पर स्थानांतरित किया गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित और शहर की यातायात व्यवस्था को प्राथमिकता देने के लिए ये कदम उठाया गया। साप्ताहिक बाजार के कारण जाम की स्थिति बन रही थी, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। आपातकालीन सेवाओं में भी खलल पड़ रहा था। बाजार के स्थानांतरण से यातायात सुचारू होगा, लोगों को भी राहत मिलेगी। देखिए, संडे मार्केट जैसे जो हमारे मुद्दे होते हैं, तो उसमें हमको बैलेंस्ड व्यू लेना पड़ता है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और सभी के हितों को ध्यान में रखना है। तो जो वहाँ पर हमारे व्यापारी लोग हैं या फैमिलीज़ हैं जो अपना इनकम अर्न करते हैं बाय सेलिंग देयर गुड्स प्रोड्यूस या जो उन्होंने एग्रीगेट किया है, तो उनका रोज़गार भी चलता रहे और साथ ही कोई ट्रैफिक जाम कंजेशन हमारी जो निगम के लिए एक वहाँ पर बाद में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि शहर के बीच में ही था पहले हमारा संडे मार्केट। और जितनी भी एमरजेंसीज सेवाएं हैं, एम्बुलेंसेस, पशु एम्बुलेंस या हमारी फायर सर्विसेज या कोई लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड मूवमेंट हैं, हमारे बुज़ुर्ग बच्चे बहुत सारे उसमें पैदल यात्री भी होते हैं या टू व्हीलर्स में होते हैं, उन सबको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो हो रही थी। और इसी वजह से ये सारे हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मीडिया वर्ग से और जो आसपास हमारे रेजिडेंट्स हैं वहाँ से लगातार ये प्रस्ताव आ रहे थे कि इसको शिफ्ट कर लेना चाहिए किसी उचित लोकेशन पे, जहाँ पे इनका रोज़गार भी प्रभावित ना हो और ये जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं इनका निदान भी हो सके। तो इसमें सारे स्टेक होल्डर से कंसल्ट करते हुए ये निर्णय लिया गया कि इसको आईएसबीटी समीप जो हमारा एमडीडीए जो अभी मेट्रो रेल को ट्रांसफ़र भी हुआ है ग्राउंड, वहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट आने तक, कोई भी निर्माण कार्य प्रारंभ होने तक वहाँ पर मार्केट ये चलाई जाएगी। हरिद्वार पुलिस नए साल पर अलर्ट मोड पर है। बता दें कि इसको लेकर एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने सुरक्षा ट्रैफिक व्यवस्था पर जोर दिया है। साथ ही प्रमुख पॉइंट्स पर तैनाती, रूट डाइवर्ट, सोशल मीडिया से जागरूकता, शांतिपूर्ण जश्न और कम आवाज में डीजे की अपील की है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर्षोल्लास के माहौल में कानून का पालन अनिवार्य है। जो तैयारियों के सिलसिले में पुलिस लगातार हमारी चौकस रहेगी और प्रत्येक हमारे सभी पॉइंट्स पर पुलिस बल को लगाया जाएगा जो हमारे ट्रैफिक के लिहाज से महत्वपूर्ण है और जो हमारे क्राउड कंट्रोल के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे।
इसमें हमारा जो ट्रैफिक प्लान है वो ऑलरेडी जारी किया जाएगा, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से उसको जारी करेंगे। और इसमें कोई भी पर्यटक जो हरिद्वार में आता है या यहाँ से आगे जाएगा, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसको हम लोग विशेष तौर पर उसका ध्यान रखेंगे। कोई भी जाम की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल हम लोगों के द्वारा ट्रैफिक पुलिस को दिया जाएगा, और जो भी इस हर्षोल्लास में जो भी सम्मिलित होना चाहता है उसको पूरी तरीके से किया जाएगा। सर 31 पर लगातार हम देखते हैं कि डीजे वाले उद्यम नशा करते हैं, उसके लिए क्या अपील है? देखिए 31 हर्षोल्लास का दिन तो रहता है उसमें, लेकिन कोई अतिरिक्त जो ध्वनि ना कोई इसको कर पाए या अतिरिक्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग ना करे, उसके लिए हम लोग विशेष तौर पे जो चेकिंग है वो भी करेंगे। और लेकिन आप जो है कम ध्वनि में अपने इस नववर्ष को अच्छे तरीके से सभी लोग सेलिब्रेट करें। मैं हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी लोगों को बधाई भी देता हूँ आगामी नववर्ष की, और सभी को इससे अपील भी करूँगा कि अत्यधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कम से कम करें। और आपको नैनीताल से एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें, जहां पहाड़ी इलाकों में फिर से बाघ का आतंक छा गया है। एक महिला को बाघ ने बनाया शिकार। जंगल से पत्तियां लेने के लिए महिला गई हुई थी, जिस पर बाघ ने हमला कर दिया। सूचना पर एसडीएम, वन और राजस्व विभाग की टीमें भी पहुंची हैं। आपको ये बता दें कि पहाड़ पानी क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। और आपको ये बता दें कि दरअसल महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया है। पहाड़ पानी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जंगल से पत्तियां लेने के लिए महिला गई हुई थी, लेकिन बाघ ने हमला कर दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद तुरंत मौके पर अलग अलग विभाग की टीमें पहुंची। उधर हरिद्वार में डीएम के निर्देश पर नगर निगम और व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में विशेष साफ सफाई और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां निगम एमएनए ने बताया कि पार्किंग और सार्वजनिक स्थानों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। स्वच्छता अभियान चल रहा है जिलाधिकारी के निर्देशन में, उस संदर्भ हम लोगों ने चलाया। साफ विभाग के साथ ही आगे उस संदर्भ आज जब जिलाधिकारी महोदय को आना था, किसी कारण वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने एमएनए साहब को भिजवाया। और एक हरिद्वार का नंबर किस तरीके से हमारा उद्देश्य भी है और हम करेंगे भी ऐसा। हम यहाँ से हटवाएंगे सब कूड़ा भी, ये भी हटवाना चाह रहे साहब से अनुरोध कर रहा स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि पर्यटन स्थल है, यात्री भी आता है बाहर। आज ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में आज हमने नगर निगम के साथ और व्यापार मंडल भगत सिंह चौक के साथ एक अभियान चलाया है। भगत सिंह चौक से इसमें हमने साफ सफाई का ध्यान दिया है। अवैध कब्जा नगर निगम समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं और मुझे हटाते रहते हैं। भगत सिंह चौक पर भी एक पार्किंग बनी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वहाँ भी एक कब्जा हुआ है। भगत सिंह पार्किंग को लेकर उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है। लक्सर कोतवाली के फ्लाईओवर पर हुए गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पेशी पर जा रहे बदमाश पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी सन्नी यादव और अजय को पुलिस ने खानपुर से गिरफ्तार किया। तो वहीं एसपी देहात के मुताबिक आरोपियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। लक्सर थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास में अभियुक्त विनय त्यागी, जो न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट में लाया जा रहा था, उसके ऊपर जानलेवा हमले के 2 आरोपी जो उस समय कैमरे में भी कैद हुए थे, पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को दोनों ही अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया दोनों ही अभियुक्तों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें एक व्यक्ति का नाम सनी यादव उर्फ सेरा है, दूसरा अजय पुत्र कुमार पाल है। दोनों ही काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें अभियुक्त सन्नी उर्फ सेरा का जो मर्डर और डकैती के मामलों में पूर्व में चल रहा है, और वो अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है उसके द्वारा ही अपनी रंजिश को आगे रखते हुए ये घटना को करना बताया गया है। लेकिन इसके सभी पहलुओं को हमने खोला हुआ है। इसमें अगर कोई और भी व्यक्ति सम्मिलित है या किसी के द्वारा इसमें कोई भी कार्रवाई इनको मदद पहुंचाई गई है, उन सभी को हम जल्दी से जल्दी न्यायिक हिरासत में लेंगे। मैं इस संबंध में ये भी कहना चाहूँगा, पुलिस के 3 कर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिनके द्वारा लापरवाही प्रदर्शित की गई थी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान।
इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मी जिन्होंने अप्रतिम अपने बहादुरी का परिचय दिया, जिसमें एक कांस्टेबल ड्राइवर जिसके द्वारा इस अभियुक्त को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया और उस भीषण गोलाबारी के दौरान इसको बचाने का पूरा प्रक्रम किया गया, और एक हेड कांस्टेबल, दोनों को ही मेरे द्वारा सम्मानित भी किया गया है। और 3 जो हमारे 2 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर, उनको दोनों को निलंबित किया गया है। काशीपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना पेश आई, जहां कश्मीर से आए एक गरीब फेरी वाले को जबरन धार्मिक नारे लगवाने के बाद पीटा भी गया। वीडियो वायरल होते ही एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने निर्देश दिए और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने साफ कहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को बख्शेंगे नहीं। काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली काशीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 517/25, धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक, कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।